हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ BPSC 101 का ब्लॉक 2 चैप्टर 3। इस चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जिसने मेरा ब्लॉक 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी चैप्टर को समझने में। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिया है। आज मैं आपको चैप्टर 3 कराने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिए और समझिए और अपने जून 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगी और बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊँगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। ये देखिए ब्लॉक 2 राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। इसके अंदर जो है आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, आज हम करेंगे यूनिट 3 उदारवादी। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें जो है आपका मेन एक तो 3.2 और 3.3 ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदारवादी का सिद्धांत, परिभाषा और चिंतक। उदारवादी के सिद्धांत के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरण हैं वो बताने इसके अंदर। पुरातन उदारवादी, आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद, और है नव उदारवादी। इसके अंदर आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद और नव उदारवादी, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उदारवादी का सिद्धांत ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, ये दोनों जो है आपका 3.2 और 3.3 ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या है। इसमें पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना, थोड़ा सा से पढ़ लेते हैं। राजनीतिक विचारधारा क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में विचारधारा शब्द का प्रयोग 2 संदर्भों में किया जाता है। प्रथम, यह एक विचारों का समूह है जिसने विशेष लोग या समूह, पार्टी, राष्ट्र शामिल होते हैं जो इसका परीक्षण नहीं करते हैं और सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करते हैं। द्वितीय, इनमें विचारों को विज्ञान के माध्यम से निर्धारित करते हैं जिसमें विभिन्न विचारों की समीक्षा की जाती है। ये देखा जाता है कि किस प्रकार से सत्य को विकृत किया गया है तथा किस प्रकार से हम इस विकृति को ठीक कर सकते हैं और किस प्रकार से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम अपनी सामाजिक वास्तविकताओं को स्पष्ट करते हैं और कुछ विशेष तरीकों से इसकी व्याख्या करते हैं। परस्पर सिद्धांतों के समूह को विकसित करके उसे प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक प्रकृति का फिर प्रतिरोध करते हैं एवं इसके पश्चात समुचित कार्यविधि करने के लिए निर्धारित करते हैं, उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। उदारवादी एक राजनीतिक विचारधारा है। देखो इसमें क्या लिखा है, उदारवादी जो है वो क्या है? राजनीतिक विचारधारा है, जैसे कि समाजवाद, फासीवाद और राष्ट्रवाद, जो कि व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहनशीलता और सहमति या स्वेच्छा पर आधारित होती है। यह मतों के वातावरण की रचना थी जिनका जन्म यूरोप के पुनर्जागरण और सुधार के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब इसमें ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे उदारवादी सिद्धांत, परिभाषा और चिंतक, इसको मैं आपको अपने शब्दों में एक बार बता देती हूँ, फिर आप इस चैप्टर में देख लेना क्या है। ठीक है, उदारवादी क्या है? उदारवाद क्या है? उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। ठीक है, और सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की जान, सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद जो है वह क्या है? विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील
प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखा जा सकता है। क्या उदारवाद की उत्पत्ति कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और जो इसके जनक है उदारवाद के, वो जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक जो है वो कौन है? उदारवाद के जनक है, ओके, फादर है वो उसके। अब इसको चैप्टर के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उदारवादी सिद्धांत के अनेक वृत्तांत है, किंतु सभी वृत्तांतों का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता ही है, ओके। हालांकि स्वतंत्रता के संदर्भ को उदारवादी चिंतकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उदारवादी का क्या सिद्धांत है अथवा उदारवादी क्या है? जैसा कि एक लेखक ने कहा, उदारवादी राजनीति का एक सिद्धांत है जो सबसे पहले लोक नीति निर्माण में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, ओके। जो उदारवादी वो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। स्वतंत्रता इस अर्थ में अवरोधों से स्वतंत्रता दिलाना है, विशेषकर एक अधिनायकवादी राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्ति दिलाना या उससे स्वतंत्र होना है। वास्तव में वह विचारों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, बल्कि ये एक बौद्धिक आंदोलन है जो नई स्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए विचारों को समाहित करता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक जो दिमागी तौर पे जो है ना आंदोलन होता है, जिसमें जो नई स्थितियाँ होती, ठीक है, जो न्यू सिचुएशंस है और जो न्यू चैलेंजेस है, ठीक है, उनको क्या फेस करने का एक नया है, ठीक है। कैसे फेस करेंगे? यही है, ठीक है, ये एक विचार है। बेरी 1995 के अनुसार उदारवादी स्पष्टीकरण और मूल्यांकन दोनों स्वीकार करता है और अपनाता है। इसका विश्लेषणात्मक संबंध घटनाओं के उस क्रम से है जिसको हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं और जिसमें आर्थिक, विधिक और राजनीतिक परिघटनाएं शामिल होती है, ठीक है। इसका देखो, इसका क्या है मेन सिद्धांत, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जॉन लॉक जो थे उनके अनुसार उदारवादी क्या है, उनके सिद्धांत देखो। फर्स्ट क्या है? पुरुष महिला एक तार्किक रचना है। दूसरा, व्यक्ति के अपने हित और सामान्य हित में कोई मूल विरोधाभास नहीं है। थर्ड है, पुरुष महिला का जन्म कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ हुआ है जिनका कोई भी सत्ता प्राधिकारिक अतिक्रमण नहीं कर सकता, ओके। जो क्या है, जॉन लॉक का मानना है ना कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, उनको प्राकृतिक अधिकार मिले, जिसमें क्या आते हैं हमारे जीवन जीने का अधिकार है ना। हम अपना जीवन, हमारे जीवन पे किसी का हक थोड़ी ना है, वो तो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, नेचर ने हमें दिया है। ये है, उसको कोई हनन कर सकता है, उसको कोई मार सकता है, नहीं मार सकता है। फोर्थ है, नागरिक समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं जिनको व्यक्ति ने सामान्य हित के संरक्षण या सेवा के लिए बनाया है। फिफ्थ है इसका, उदारवादी साध्य बनस्पत उत्पाद की प्राथमिकता में विश्वास करता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ठीक प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र की खोज का उदारवादी विचार या सिद्धांत है, ओके। उसका सिक्स्थ है, उदारवादी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं को उन्नत करता है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन या गतिविधियों का अधिकार सम्मिलित है तथा कानूनी और न्यायिक प्रतिक्रिया को कठोरता से लागू करना है, ओके। अब यहाँ देखो क्या है, उदारवादी सिद्धांत का विकास दो दिशा निर्देशों के अनुसार। पहला क्या है, व्यक्तिवाद, और दूसरा है उपयोगितावाद। व्यक्तिवाद क्या है वो देखो। व्यक्तिवाद व्यक्ति पर एक तार्किक रचना के रूप में प्रकाश डालता है। इसके आवश्यक तत्व है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता की मौजूदगी और निर्णय को संपूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए जब लोकनीति का निर्माण किया जाए और निर्णय लिए जाए, ओके। अब ये देखो उपयोगितावाद क्या है।
उपयोग, यहाँ से देखो दूसरी ओर है ना उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का मानना है कि अधिकतम संख्या के लोगों के सुख व खुशियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अंतर्गत कुछ लोगों के हितों को बहुसंख्यक के हितों के लिए दरकिनार किया जा सकता है। बेथम और मिल उपयोगितावाद के समर्थक हैं। ओके, जो देखो व्यक्तिवाद है उसके जो समर्थक कौन कौन थे, एक तो जॉन लॉक है और एक एडम स्मिथ है। और जो उपयोगितावाद है उसके एक तो बेथम है और एक मिल है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। समझ में आया आपको ये? चलो मैं आपको बताती हूँ कि उदारवादी सिद्धांत क्या है। उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादियों का मानना है कि उचित संस्थानों और कूटनीति के साथ राज्य समृद्धि को अधिकतम बनाने और संघर्ष को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के मुख्य विचारधाराओं में से एक है। इसकी जड़ें व्यापक उदारवादी विचार में निहित हैं, जो ज्ञानोदय काल में उत्पन्न हुई थी। ओके बच्चों, तो चलो उदारवादी सिद्धांत के चिंतक देखते हैं। अभी मैंने बताया था ना, वो तो आपका सिद्धांत हो गया और वो परिभाषा हो गई उदारवादी की। अब देखो उदारवादी सिद्धांत के चिंतक। उदारवादी की प्रारंभिक व्याख्या करने वालों में से जॉन लॉक, ठीक है, जो जॉन लॉक है वो तो फादर ही है ना उसके, और एडम स्मिथ और जेरमिनी बेथम शामिल हैं। लॉक का उदारवादी के जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक और बेथम को उपयोगितावाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों याद कर लेना, ये ज़रूरी है आपका, ठीक है, याद कर लेना। ये सभी विद्वान अहस्तक्षेप सिद्धांत के समर्थक है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को सिद्धांत को स्थापित किया गया है। पुरातन उदारवादी के संस्थापक है, जिसको नकारात्मक उदारवादी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह व्यक्ति के आपसी क्रियाकलाप, ठीक है, इसे नकारात्मक उदारवादी भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के आपसी क्रियाकलाप के क्षेत्र में राज्य के विरुद्ध भूमिका की परिकल्पना करता है। लोग सहिष्णुता और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल केंद्रित करते हैं। बेथम बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हैं। मिल उपयोगितावाद के विचार में संशोधन करने के पक्ष में है और सामान्य कल्याण को उन्नत करने के लिए राज्य की गतिविधियों में विस्तार करने में पक्ष दावेदार थे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्नत करने के लिए राज्य की भूमिका को सकारात्मक बताकर उसकी सिफारिश की है। पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये पूरा पढ़ लेना। देखो इसका जो क्वेश्चन है ना, उदारवादी के प्रमुख सिद्धांत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको रेडी कर लेना। अब देखो इसके आगे उदारवादी के सिद्धांत, इसकी 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, चरणों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणी या चरणों में विभाजित करा है, पुरातनवादी, आधुनिक और नव उदारवादी। ओके, जिसमें से आप पुरातन उदारवादी को थोड़ा सा देख लेना, ये इतना आता नहीं है। इसका मेन है आधुनिक उदारवादी या फिर कल्याणवाद। आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद क्या है, ये दोनों अलग है। मैं इन दोनों को आपको समझाती हूँ कि कैसे है। आधुनिक उदारवादी आमतौर पर मानते हैं कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए बेरोजगारी को कम रखने, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और विकास को उच्च रखने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक के सरकारी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वे आर्थिक असमानता बचाव करने वाली संस्थाओं को भी महत्व देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आधुनिक उदारवादी। और कल्याणवाद देखेंगे इसके अंदर तो ऐसे कल्याणवाद को अलग से नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको कल्याणवाद भी अलग से बता दूंगी। ओके, क्या है कल्याणवाद। देखो नव उदारवादी आगे, सीधा वहाँ पे ना, पुरातन, आधुनिक, कल्याणवाद। कल्याणवाद क्या है, कल्याणवाद देखो नव उदारवादी आगे, सीधा वहाँ पे ना, पुरातन, आधुनिक, कल्याणवाद। कल्याणवाद क्या है, कल्याणवाद देखो नव उदारवादी आगे, सीधा वहाँ पे ना, पुरातन, आधुनिक, कल्याणवाद। कल्याणवाद क्या है, कल्याणवाद देखो नव उदारवादी आगे, सीधा वहाँ पे ना, पुरातन, आधुनिक, कल्याणवाद।
ये रहा, देखो इसके अंदर क्या है। कल्याणवाद क्या है, उसका अर्थ क्या है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। कल्याणवाद का अर्थ है कि कल्याण के मामले में सभी परिणाम समान मूल्य रखते हैं। कल्याणवाद को वेलफेयरिज्म भी कहते हैं। कल्याणवाद में कल्याण को व्यापक अर्थ में समझा जाता है। इसमें किसी भी संवेदनशील प्राणी के कल्याण को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या, उपयुक्त समस्या समाज में एक नए परिवर्तन को लाई। कारण, कामगार श्रेणी का उद्भव। इस तरह से 20वीं शताब्दी में कामगार श्रेणी में वृद्धि होने पर पुरातन उदारवादी पर प्रश्न उठाए जाने लगे और नकारात्मक स्वतंत्रता को इसके समर्थन के प्रमुख तर्क व वाद विवाद को, अर्थात अहस्तक्षेप बाजार व्यक्तिवाद के कारण पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला और इसके परिणाम स्वरूप कामगार वर्ग को उसकी वास्तविक हिस्से से वंचित कर दिया गया, अर्थात उसको उसके श्रम का फल नहीं मिला था। इसके पश्चात उदारवादी का एक नया स्वरूप उभरकर सामने आया। वो क्या था? आधुनिक उदारवादी, जिसे कल्याणवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आधुनिक उदारवादी है उसे ही कल्याणवाद के नाम से भी जाना जाता है। या तो आधुनिक उदारवादी कहो या कल्याणवाद कहो। उदारवादी की इस कड़ी के चिंतकों का विश्वास था कि सरकार को उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आड़े आती है। इस कथन या विवरण के मुख्य व्याख्याता टी.एच. ग्रीन थे। ओके, उनके अनुसार सरकार की अत्यधिक शक्ति प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बड़ी बाधा है, परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शक्तियाँ भारी मात्रा में कम हो गई या फिर उनका न्यूनीकरण कर दिया गया था। अब एक नए प्रकार की अड़चनें या समस्याएं पैदा हो गई थी। कैसी समस्याएं पैदा हुई? गरीबी हो गई, रोग फैल गए, भेदभाव, शोषण, उपेक्षा, इन सब का निदान या उपाय केवल एक ही था, सरकार द्वारा सकारात्मक सहायता प्रदान की जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल थे जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक सकारात्मक उदारवादी में परिवर्तित हुआ। हालांकि मिल ने अहर्षित व्यक्तिवाद के संरक्षण के साथ आरंभ किया। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो कौन थे? व्यक्तिवाद के समर्थक थे। ठीक है, व्यक्तिवाद के, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते थे, व्यक्ति के बारे में सोचते थे, एक व्यक्ति की खुशी के बारे में सोचते थे। ओके, तो अहर्षित व्यक्तिवाद के संरक्षण के साथ आरंभ किया, परंतु नई सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी कमियों को अच्छी तरह से समझ लिया और उन्होंने इनमें सुधार करने की प्रक्रिया आरंभ की। इसीलिए उन्हें एक क्षेत्र की खोज आरंभ की जहां पर राज्य के हस्तक्षेप और औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है। ओके, ये पढ़ना, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें है, इस बिंदु को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इस बिंदु को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रारंभिक व्याख्याताओं का राजनीतिक चिंतन कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था और वह सबसे पहले हमें इंग्लैंड में दिखाई देता है और इसके बाद विश्व के अन्य भागों में इसका विस्तार हुआ था। सकारात्मक स्वतंत्रता को सभी आधुनिक राज्यों में नकारात्मक स्वतंत्रता का अनुपूरक माना गया। हालांकि कुछ समकालीन उदारवादी चिंतकों, जिन्हें कि स्वतंत्रवादी कहा जाता है, जिन्होंने नकारात्मक सिद्धांत पर पुनः जोर दिया, इनमें ईसाई यह वर्लिन, F.A. हेक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख थे। ओके, ये पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो क्या है बाकी। आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद की प्रक्रिया में प्रथम विश्व युद्ध के कारण बाधाएं आई। प्रथम विश्व
युद्ध का विनाश व्यापक घातककारी था, परंतु इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। वह था यूरोप के 4 बड़े साम्राज्यवादी राजवंश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और ओटोमन तुर्की उदारवादी स्वतंत्रता लोकतंत्र में परिवर्तित हो गए थे। यूरोप में वार्साई की संधि के द्वारा, जो कि स्वयं निर्धारण सिद्धांत पर आधारित थी, अपना पुनर्निर्माण किया। इसका व्यवहार में अर्थ यह था कि साम्राज्यवादियों को विघटन राष्ट्रीय समरूप राज्यों के रूप में सामने आया। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पे आ गया नव उदारवादी। एक था आपका आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद, और आपका दूसरा है नव उदारवादी। नव उदारवादी क्या है? नव उदारवादी एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा पूंजीवादी मुक्त बाजार की स्वतंत्रता पर बल देता है। नव उदारवादियों का कहना है कि सरकार को निजी क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पर कहा जाए तो नव उदारवाद के अंतर्गत उनकी मांग निजीकरण, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार है। ओके, तो नव उदारवाद का डेफिनेशन आपने सुन लिया क्या था? मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जो नव उदारवाद है एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। कैसे? जो व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता से ज़्यादा पूंजीवादी मुक्त बाजार की स्वतंत्रता पर बल देता है। नव उदारवादियों का कहना है कि सरकार के निजी क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि नव उदारवाद के अंतर्गत उनकी मांग निजीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार पर है। अब इसमें देखो क्या है। नव उदारवादी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में पश्चिमी देशों में अपूर्व संवर्धन में 3 दशकों में आधुनिक उदारवादी की सफलता को सिद्ध कर दिया था। हालांकि सन 1970 के दशक के मध्य में पश्चिमी देशों में आर्थिक संवर्धन की गति धीमी हो गई, जिसके कारण आधुनिक उदारवादी को एक गंभीर चुनौती मिली। इस दशक के अंत में आर्थिक मंदी, कल्याणकारी राज्य के सामाजिक लाभों के संरक्षण ने सरकार को अत्यधिक कर लगाने तथा व्यापक कर्ज की ओर ढकेला, जो कि केनेशियन अर्थव्यवस्था की असफलता दर्शाती है। जहां आधुनिक उदारवादियों ने औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में गिरते जीवन स्तर की चुनौती का सामना किया, अन्यों ने इसमें कुछ संशोधन का पुरातन उदारवादी को फिर से उभारने का अवसर देखा और इसके परिणाम स्वरूप नव उदारवादी का जन्म हुआ। ओके, ये जो है कैसे इसका जन्म हुआ ये बताया। ठीक है, कैसे नव उदारवादी का जन्म हुआ इसको पढ़ना। और देखो इसमें यह पुरातन उदारवादी का समकालीन व्याख्यान है, जिसे स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, और ये अहस्येप व्यक्तिवाद को फिर से जीवित करना चाहता है। यह कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है, इसलिए यह राज्य के राज्यों का प्रतिरोध करता है और आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चाहता। इस परिप्रेक्ष्य के मुख्य व्याख्याताओं में मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन चिंतकों ने महसूस किया कि कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता में अहितकारी है, क्योंकि यह संसाधनों को अधिक योग्य व्यक्ति से कम योग्य व्यक्तियों को बलपूर्वक स्थानांतरण करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने की दिशा में इन्होंने अहस्क्षेप के सिद्धांत को फिर से स्थापित करने के लिए कहा। न केवल आर्थिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी नव उदारवादी व्यक्ति की संपूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता की वकालत करता है। ठीक है, ये देखना। और देखो इसमें क्या है। जो है नव उदारवादियों, देखो नव उदारवादी यद्यपि शब्द एक समान प्रतीत होते हैं, नव उदारवादी आधुनिक उदारवादी से अलग है। कैसे अलग है? दोनों की विचारधाराओं
ठीक है। दोनों की विचारधाराओं का स्रोत 19वीं शताब्दी की पुरातन उदारवादी है, जो कि आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थक था तथा सरकार की अत्यधिक शक्तियों के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता था। उदारवादी इस प्रारूप को प्राय अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के सिद्धांत के साथ जोड़ा जा सकता है, जो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बाजार एक अदृश्य हाथ से संचालित होता है और इसीलिए सरकार द्वारा इस विषय पर न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। इसको पढ़ना। अब देखो इसमें ये पढ़ लेना थोड़ा, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको अच्छे से डीपली पढ़ लेना, ठीक है। देखो, नव उदारवादी की विचारधारा और इसकी नीतियाँ धीरे धीरे प्रभावशाली होने लगी। इसके उदाहरण थे ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा अधिकृत तौर पर उत्पादनों के साधन पर सामान्य स्वामित्व की प्रतिबद्धता को त्यागना। ये घटना सन 1995 की है, जब लेबर पार्टी और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सन 1990 के दशक से सतर्क व्यवहारवादी नीतियां अपनाई। जैसे जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक भूमंडलीकरण के नए युग में और अधिक अंतर्निर्भर हुई, वैसे वैसे नव उदारवादियों ने मुक्त व्यापार नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के मुक्त संचार का समर्थन किया। नव उदारवादी के नए महत्व का सबसे स्पष्ट चिन्ह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वेच्छातंत्रवाद का उद्गम था। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लिबर्टेरियन पार्टी का महत्वपूर्ण उभार था। विभिन्न देशों में थिंक टैंकों का निर्माण, जो बाजार और सरकारों की संकुचित शक्ति के समर्थक थे। सन 1990 के दशक में भारत ने भी उदारवादी की विचारधारा को अपनाया। सन 1990 का दशक उदारीकरण का युग था। ओके, सन 1990 का दशक था, वो क्या था? उदारीकरण का। विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों और अंतर संबंधी व्यापार संबंधों ने नया उदारीवादी आर्थिक नीति को प्रोत्साहित किया। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखो, इसका क्वेश्चन है, पुरातन और आधुनिक उदारवादी के बीच प्रमुख देखो, पुरातन और आधुनिक उदारवादी के बीच प्रमुख अंतर, ये ऐसे भी आ सकता है, या फिर आधुनिक उदारवादी और नव उदारवादी जो है उनके बीच क्या अंतर है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो ये दोनों हैं, आपको जो करना है। और ये चैप्टर आपका यहीं पे, ये आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये उदारवादी हैं, उसकी क्या कमियां थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्या क्या कमियां थी वो आपको बताना है। इसका सारांश आ गया है। देखो, उस सारांश थोड़ा सा पढ़ के दिखा देती हूँ। उदारवादी का सिद्धांत एक प्राचीन विचारधारा है और इसको एक जीवन शैली के रूप में माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्नत करता है और इस सिद्धांत का क्रमतर विकास हुआ है। इसकी मूल संकल्पना अहस्येप सिद्धांत के कल्याणकारी राज्यों की और पुनः अहस्येप के न्यूनतम राज्य के दो साथ और व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता के ऊपर प्रकाश डालते हुए, हालांकि कल्याणकारी राज्य की नीति के असफल होने पर और समकालीन वैश्विक आर्थिक संकट ने उदारवादी के सिद्धांत की कमियां अनेक प्रश्न उठाए। उदारवादी के सिद्धांत का भविष्य, इसका प्रयोग व्यवहार इस पर करता है और यह समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करता है, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा और समझ में भी आता होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ऐसे सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो पे बने रहें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। अब मैं आपसे नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। सभी लोग अपना ख्याल रखें और जल्दी से अपने असाइनमेंट सबमिट करा लें और फिर एग्ज़ाम की तैयारियों में लग जाएं। अपना ध्यान रखें।
और मुझे सपोर्ट करते रहें।